हेलो दोस्तों, सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 10, जो क्या है प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, जिसको हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके थे, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मुख्य फोकस अथवा फोकस, इसको हम मुख्य फोकस अथवा फोकस दूरी भी बोल सकते हैं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल फोकस या फोकस कहते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि मुख्य फोकस और फोकस दूरी क्या होती है। सबसे पहले मुख्य फोकस क्या होता है, कैसे दोस्तों मुख्य फोकस। तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हमने चित्र बनाया है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते कि क्या कह रहा है। तो जो डेफिनेशन है वो कहता है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब जो गोलीय दर्पण होगा उसका जो मुख्य अक्ष होगा उसके समांतर आपतित किरणें अर्थात आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अर्थात टकराने के पश्चात, परावर्तन के पश्चात अर्थात टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है, मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है उसको हम क्या कहते हैं। वो हमारे पास जिस बिंदु से होकर जाती है, तो ये अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण, अथवा जिस बिंदु से अपसरित होती है। अपसरित का मतलब फैलना, ठीक ना, अपसरित होती है मतलब फैलती है, तो फैलती हुई प्रतीत होती है, उसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। आइए समझते हैं दोस्तों इसको। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण, क्या है दोस्तों, अवतल दर्पण। और ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष। ये वाली लाइन हमारे पास क्या होगी दोस्तों, मुख्य, ये वाली लाइन होगी मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर, ये पीसी हमारे पास क्या है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर ये वाली किरण जा रही है, 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 मतलब मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो रही है, अपवर्तित हो रही है। क्या हो रही है, अपवर्तित या आपतित हो रही है। क्या हो रही है, आपतित, मतलब इस पर पड़ रही है, और पड़ने के बाद, इस पर पड़ने के बाद जब ये टकरा रही है, टकराने के बाद पहले तो आपतित हो रही है, फिर टकराने के बाद क्या हो जा रही है, परावर्तित हो जा रही है। और परावर्तित होने के बाद देखिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर ये सारी किरणें मिलती हैं, जिस बिंदु पर ये सारी किरणें मिलती हैं उसको हम कहते हैं दोस्तों मुख्य फोकस, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो है ये हमारे पास अवतल दर्पण है। क्या दोस्तों, अवतल दर्पण है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बना हुआ है हमारे पास उत्तल दर्पण, जिसका उभरा हुआ तल है। तो दोस्तों ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, मुख्य, यहाँ पे हमारे पास दोस्तों क्या है, ये मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष। जो पीसी है वो क्या है, मुख्य अक्ष है। पीसी क्या है दोस्तों, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर इसमें भी चलेगी अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में भी मुख्य अक्ष के समांतर ही चलेगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो जब ये किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर चले, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, तो इससे टकराने के बाद ये तो नीचे आ रही थी ना यहाँ पे ना, क्योंकि ये अवतल दर्पण था, लेकिन इससे टकराने के बाद ये ऊपर की तरफ निकल जाएगी अर्थात फैल जाएगी। ऐसे देखिए टकरा रही है, ऊपर जा रही है, आने वाली किरण आपतित और जाने वाली टकराने के बाद जो जा रही है वो परावर्तित, ठीक ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों कि परावर्तन के पश्चात जब ये ऊपर जा रही है, ये भी ऊपर जा रही है अर्थात फैल रही है, फैल रही है। लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि ये जो किरण है, ये अगर इसको पीछे करें डॉटेड कर, तो ये किसी बिंदु पर मिल रही है, मतलब ऐसा हमको आभास हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा हम कल्पना कर सकते हैं, ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो किरण है ये इसके कहीं पीछे से आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। बट यू कैन फील दैट, कि आप इसको महसूस कर सकते हो कि ये जो हमारे पास बिंदु यहां से जो किरणें हैं वो जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो
तो इस बिंदु से जब जाती हुई प्रतीत हो रही है हमारे पास किरण, तो जो एक बिंदु है इसको हम कहेंगे मुख्य फोकस। तो ये उत्तल दर्पण का हो गया दोस्तों, और ये हमारे पास किसका हो गया, अवतल दर्पण का। तो ये वाला पार्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे कि फोकस दूरी, फोकस तल, दर्पण का द्वारक क्या होता है। बहुत सिंपल है, इट इज वेरी सिंपल। बस आप लोग बोर्ड पर फोकस रखिए। आइए देखते हैं फोकस दूरी क्या होता है। फोकस दूरी तो क्या है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, जो हमारा पास ध्रुव होता है P, तथा मुख्य फोकस जो F होता है, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, कहीं कहीं कैपिटल F से भी प्रदर्शित किया जाता है। जो PF है, P और F इनके बीच की जो ये P और F है, यहां से यहां तक इनके बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो इनके बीच की जो दूरी है दोस्तों, वो क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। मतलब ये जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल f है, P और F के बीच की जो दूरी है, इसमें फोकस दूरी कहलाएगी। और यहाँ पे P और F के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। कह रहा है कि गोलीय दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। आइए आगे देखते हैं फोकस तल क्या होता है। फोकस तल बहुत सिंपल है, देखते हैं। फोकल प्लेन इसको इंग्लिश में कहते हैं, है क्या, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत। मुख्य अक्ष ऐसे होता है ना, ये मान लीजिए कि हमारे पास एक क्या है, अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष हो गया। अब इसके लंबवत तो ऐसे ही लंबवत होगा ना, ये इसके लंबवत है। तो कह रहा है मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से गुजरने वाले समतल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। और ये क्या है, F1 F2। आइए देखते हैं। तो मुख्य अक्ष यही है, इसके लंबवत तो यहाँ कहीं भी हो सकता है, लेकिन गुजरना कहां से चाहिए, फोकस से। तो इसको हम कह सकते हैं, इसको हम इस रूप में दर्शा सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, F2, और ये क्या हो गया, F1। तो ये हो गया हमारे पास फोकस तल। इसको भी यहाँ पे दर्शा देते हैं दोस्तों। यहाँ पर हो गया F2 और ये F1। तो F1 और F2 हमारे पास क्या हो गया, फोकस तल। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, आप लोगों का। अब देखते हैं दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक जिसको अपर्चर ऑफ मिरर कहते हैं। ये भी सिंपल है। दर्पण के परावर्तक तल, जो दर्पण का परावर्तक तल होता है, तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। M1 M2 दर्पण का क्या है, द्वारक है। तो सिंपल है, आइए चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास M1 M2 क्या है, यहाँ से M1 M2 ये क्या है, ये हमारे पास दोस्तों दर्पण का द्वारक है। क्या है दोस्तों, दर्पण का द्वारक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमारे पास क्या हो गया, ये दर्पण का द्वारक हो गया। क्या हो गया दोस्तों, दर्पण का द्वारक। तो ये चीजें आप लोगों की क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। ये चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। तो आगे दोस्तों अब हम लोग अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या देखेंगे, संबंध देखेंगे। तो वक्रता त्रिज्या हमारे पास अवतल दर्पण की क्या है, जो P से C तक है। यहाँ पे P से C, ये हमारे पास क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई। और P से F क्या हो गया, इसका फोकस दूरी। ये फोकस दूरी और ये वक्रता त्रिज्या। तो इसी में PC और PF में क्या निकालना है दोस्तों, संबंध निकालना है। मतलब कहने का है कि जब हम इसको प्रूव करेंगे तो लास्ट वाले स्टेप में PC और PF मिलना चाहिए। तो PF तो मिलना चाहिए, PF के साथ 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, एनी ऑब्जेक्ट या एनी नंबर कुछ भी मिले, हमको उससे प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लोग याद रखिएगा कि PC बराबर PF कुछ आना चाहिए।
तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमने बनाई अवतल दर्पण के लिए, और ये अवतल के लिए आप लोग उत्तर वाला अपने से खुद करिएगा। अगर आप लोगों से नहीं होगा तो कमेंट करिएगा कि सर नहीं हो रहा है, हम उसको कर देंगे। तो आइए चेक करते हैं इसको, आइए प्रूव करते हैं दोस्तों। तो एक हमने लिया अवतल दर्पण, क्या लिया? अवतल दर्पण। और ये अवतल दर्पण जो हमने लिया वो अवतल दर्पण है MNP, क्या है? MNP, ये अवतल दर्पण हो गया। और ये इसकी मुख्य अक्ष जो हमारे पास है वो PK है। PK क्या है? मुख्य अक्ष है। इसका ध्रुव क्या है दोस्तों? P है। और F क्या है? इसका फोकस है। और C क्या है दोस्तों? वक्रता केंद्र है। तथा A भी मुख्य अक्ष के समांतर क्या है? आपतित किरण है, जो आ रही है, जो क्या हो रही है दोस्तों? आ रही है। और फिर उसके बाद BC अभिलंब, और BC क्या है? BC देख रहे हैं? BC इनके बीच में जो अभिलंब नहीं बनता है ऐसे, ये हमारे पास सपोज कर लीजिए परावर्तन के नियम से है। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास क्या है? एक तल है, यहां से किरण आ रही है और इससे टकराने के बाद परावर्तन के पश्चात इसी उसी माध्यम में एक अलग दिशा में चली जा रही है। ठीक, तो जब इसके बीच हम एक अभिलंब खींचते हैं, ये वही अभिलंब है। ये क्या है? ये वही अभिलंब है जो इसको दो बराबर भागों में क्या करता है? विभाजित करता है I into R में। किसमें विभाजित करता है दोस्तों? I into R में। ये वही क्या है? अभिलंब है। तो अभिलंब है। और BD परावर्तित किरण, BD मतलब टकराने के बाद उसी माध्यम में दूसरी तरफ चली जा रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। आइए देखते हैं। ये अवतल दर्पण हो गया, सारी चीजें हो गई। मुख्य अक्ष, ये AB इस मुख्य अक्ष के समांतर किरण है। जब इससे टकराती है तो अभी इसके आगे पढ़े हैं कि वो फोकस से होके जाती है। कहां से होके जाती है? फोकस से। और जब इन दोनों जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है, इन दोनों आपतित किरण और परावर्तित किरण और जो हमारे पास आपतन बिंदु B है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं और यहीं से क्या करते हैं? एक अभिलंब खींचते हैं। और हमने जो अभिलंब खींचा वो वक्रता के अंदर C पे आके मिला हुआ है। तो परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा दोस्तों? बराबर होगा। पहली चीज सुनिए, पहली चीज, अगर ऐसे कुछ लिखा है ABC और इस एंगल की बात हो रही है तो हम लिखते हैं कोण ABC। जिस एंगल की बात होगी वो बीच में आएगा। जिस एंगल की बात होगी दोस्तों वो कहाँ आएगा? बीच में। अगर यही हम कह दें कुछ इस रूप में है और ये हमारे पास A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, तो जब इसकी बात हो रही है तो ये हो जाएगा कोण ACB। जिस एंगल की बात होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों? बीच में रहेगा। आइए देखते हैं। तो ABC, ये ऊपर वाला हिस्सा इतना देखिए आप लोग, ये ऊपर वाला हिस्सा देखिए, A B और C है कि नहीं? बात किसकी हो रही है? इस B1 की हो रही है। तो हम लिखेंगे परावर्तन के नियम अनुसार कोण ABC बराबर होगा किसके? आइए चेक करते हैं किसके बराबर होगा। ये बराबर होगा आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। तो अब इस वाले की बात होगी, इसकी बात हो रही है तो C B और F, तो हो जाएगा कोण हो जाएगा दोस्तों C B F, होगा कि नहीं? परावर्तन के नियम अनुसार हो गया C B F। अब हम आगे देखेंगे कि ये जो ABC है ये एक है, समझने के लिए आप लोगों के, और ये जो है दोस्तों ये जो है ये दो है आप लोगों के समझने के लिए। ये समीकरण नंबर मान लेंगे हम 1। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग दोस्तों आगे देखते हैं और आगे देखेंगे कि इसकी बात करेंगे। पहले आप लोग एक बात सुनिए, इतना हो गया क्लियर। अब एक बात सुनिए कि यदि एक ये रेखा है, इसके समांतर कोई रेखा जा रही है और इसको हम बीच से काट दें तो ये जो कोण होगा ये इस कोण के बराबर होता है। मान लीजिए ये 1 है, अगर ये 3 है और ये 2 है और ये 4 है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। इसको कहते हैं एकांतर कोण। क्या कहते हैं दोस्तों? एकांतर कोण। अब इसमें ये चीज कहाँ है? देखिए ये रेखा हो गई AB, ध्यान से देखिएगा AB, और ये हो गई हमारे पास C, हो गई C, ठीक है।
और फिर हमारे पास हो गई CP। देखिए यही है, यही जेड बना कि नहीं बना, यहाँ से देखिए जेड बना कि नहीं बना। तो ये वाला कोण ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे एकांतर कोण के अनुसार? बिल्कुल होंगे दोस्तों। ये वाले कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और जब ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज। क्या लिखेंगे दोस्तों? त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज BCF। क्या लिखेंगे? त्रिभुज BCF। यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज BCF में, त्रिभुज BCF में कौन सा है? BCF, BCF ये ना दोस्तों। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, तो हम लिखते हैं कि कोण ABC बराबर है ABC। ये वाला कोण बराबर है किसके? इस वाले कोण के ना। और हम पहले ही बताया कि जिस एंगल के बारे में बात होगी वो बीच में रहेगा। जैसे B की बात होगी तो B बीच में है, उसी तरीके से जब हम इसकी बात करेंगे तो ये बीच में जाएगा, तो BCF, BCF ये हो जाएगा ना दोस्तों, BCF। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण BCF। और अब हम लोग आगे देखेंगे ये जो कोण ABC ये 1 है, क्या है? 1। और ये वाला कौन सा है? ये 3 है, यहाँ पे लिख देंगे 3, बराबर नहीं लगाते हैं। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। और हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। पहले आप लोग आगे समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम जानते हैं कि x बराबर अगर y है और अगर x बराबर z है, जब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, समान होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये बराबर के बाद वाला जो पद होता है वो भी आपस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। अब जब ये बराबर हो जाता है तो हम लोग देख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ये दोनों सेम हो गए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण CBF बराबर हो जाएगा दोस्तों कोण BCF। ठीक, और ये समीकरण नंबर मान लेंगे हम 3। ये हमारे पास क्या हो गया? ये दूसरा है, और ये कौन सा है? ये हमारे पास तीसरा कोण है दोस्तों। ये कौन सा है? दूसरा। और ये कौन सा है दोस्तों? तीसरा कोण है। अब हम लिखेंगे आगे, अतः FC बराबर BF। क्या लिखेंगे? FC बराबर BF। तो FC बराबर क्या लिखेंगे? BF। देखिए पहले बात सुनिए ध्यान से, FC बराबर BF कैसे लिखेंगे? पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, अतः FC बराबर BF। आया कैसे? FC बराबर BF, देखिए यहाँ पे हमारे पास इस रूप में बना हुआ है ऐसे, ये B है, ये C है, ये F है। जब ये दोनों कोण हमारे पास क्या हो जाए? आपस में बराबर हो जाए, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो ये भुजा आपस में क्या हो जाएगी? बराबर। मतलब ये जो कोण है 2 और 3 आपस में कोण ये बराबर हो जाए, तो इनके सामने वाले जो यहाँ की जो भुजा है जिस कोण से छुटी हुई है, तो वो क्या हो जाएगी? आपस में दोस्तों बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपस में बराबर हो जाएगी। अब हम आगे लिखेंगे कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखते हैं, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, क्या हो दोस्तों? छोटा हो। और यदि दर्पण का द्वारक हम क्या कर दें? छोटा कर दें, तब हमारे पास क्या हो जाएगा? तब हमारे पास दोस्तों BF की जगह PF हो जाएगा। BF की जगह क्या हो जाएगा? BF बराबर लिखेंगे PF, तब हमारे पास हो जाएगा, अतः FC बराबर हो जाएगा BF, सॉरी BF की जगह हो जाएगा PF। क्या हो जाएगा दोस्तों? PF। अब सवाल है कि सर ये कैसे हुआ? PF हमारे पास कैसे हुआ? तो आइए देखते हैं। दर्पण का द्वारक छोटा हो जाए, दर्पण का द्वारक क्या हो जाए? छोटा हो जाए। यही है ना दर्पण का द्वारक, ये हमारे पास क्या है? ये दर्पण का द्वारक है। कहने का मतलब जो हमारे पास जो BF है, इसको अगर हम क्या करते हैं और छोटा कर दे, B को P पे लेके चले आए, तो ये जो BF रहेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? PF हो जाएगा। तो कहने का मतलब यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो BF बराबर क्या हो जाएगा?
PF हो जाएगा दोस्तों। अब हमारे पास क्या है, आप लोग देखिए कि हम कहे थे शुरू में कि PC बराबर PF होना चाहिए, तो PF तो आ गया लेकिन PC नहीं आया, आइए इसको यहीं पे देखते हैं कि ये हमारे पास पूरी लाइन PC है और यहाँ पे क्या है, F है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर हम कह दें कि ये जो पूरा PC है, PC में से PF को, PC में से इस पूरे वाले लाइन में से ऊपर में से अगर इतना घटा दें तो क्या यही बचेगा ना, यही ना बचेगा दोस्तों, यही वाली लाइन बचेगी ना। तो कहने का मतलब ये है, दोस्तों कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये PC या ऐसे कह सकते हैं यहाँ PC माइनस PF बराबर हो जाएगा PF। अब PF को उधर लेके जाएंगे तो PC बराबर हो गया दोस्तों हमारे पास PF प्लस PF और दोनों को जोड़ देंगे तो PC बराबर मिल गया 2PF। PC बराबर क्या मिल गया, 2PF। PC बराबर 2PF आ गया हमारे पास। अब हम लिखेंगे चिन्ह परिपाटी सहित मान रखने पर, क्या रखने पर दोस्तों, मान रखने पर। तो आगे दोस्तों हमारे पास क्या है, P से जो हमारे पास जो C के बीच की दूरी है वो क्या है, कैपिटल R है, कहीं कहीं स्मॉल r भी रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और P और F के बीच की दूरी क्या है, F है। तो आइए यहाँ पे हम रखते हैं कि PC की जगह रखेंगे क्या चीज, R रखेंगे, वो भी किस में, माइनस में। क्यों, क्योंकि जब P से हम लेफ्ट साइड में चलते हैं तो ये सारे मान क्या हो जाते हैं, जो दूरी है यहाँ पे R, ये क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो ये माइनस होगी और फिर बराबर का निशान लगाएंगे और 2 को हम इसी तरीके से उतार लेंगे। और जो हमारे पास PF है, PF का मान कितना हो गया, ये भी माइनस में रहेगा तो -2F, माइनस से माइनस कट गया दोस्तों, तो R बराबर आ गया 2F, तो F बराबर हमारे पास आ गया R/2। ये क्या हो गया दोस्तों, फार्मूला प्रूफ हो गया किसमें, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में। आगे दोस्तों उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध आप लोग खुद निकालिएगा, अगर नहीं होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा कि सर नहीं हो रहा है, हम उसको कर देंगे। तो आगे आप लोग क्या करेंगे, जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें और वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों का फायदा हो सके। थैंक यू।